क्या सिर्फ एक रिवीजन चल रहा है या धीरे धीरे लोगों के बेसिक राइट्स उनके हाथ से फिसलते जा रहे हैं? सोचिए जरा, आप पिछले कई सालों से वोट देते आ रहे हैं, आपका नाम वोटर लिस्ट में था, आप डेमोक्रेसी का हिस्सा रहे हो, और अचानक एक दिन सिस्टम आपसे कहता है कि प्रूव करो कि तुम वोटर हो। यहीं से सवाल उठता है कि क्या अब सिटीजन बाय डिफॉल्ट वोटर है या बाय डिफॉल्ट सस्पेक्ट? और इसी सवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा है अब उत्तर प्रदेश का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मामला। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी लीडर अरविंद कुमार सिंह की पिटीशन पर नोटिस इशू किया है। ये पिटीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अक्टूबर 27 नोटिफिकेशन को चैलेंज करती है, जिसमें उत्तर प्रदेश के इलेक्टोरल रोल्स का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अनाउंस किया गया था। सिंह ने कोर्ट से डिमांड की है कि इस नोटिफिकेशन को क्वॉश किया जाए और साथ ही एनमरेशन, अपडेशन ऑफ कंट्रोल टेबल, ड्राफ्ट रोल एंड फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल के लिए जो टफ टाइमलाइंस दी गई है उन्हें एटलीस्ट 3 मंथ्स एक्सटेंड किया जाए। इस मैटर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच सुन रही है। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे जो पिटिशनर्स की तरफ से अपीयर हुए, उनके आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट पर इस केस को बाकी एसआईआर मैटर से डिटैग कर दिया और उत्तर प्रदेश एसआईआर मैटर यानी अरविंद कुमार सिंह की प्ली और कांग्रेस एमपी तनुज पूनिया की प्ली को दिसंबर 18 के लिए लिस्ट कर दिया गया है। और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करनी जरूरी है व्यूअर्स कि ये केस सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं बन के आ गया है। डीएमके, एक्टर विजय की पार्टी टीवीके, सीपीआईएम, यूपी कांग्रेस कमेटी, टीएमसी और इनके लीडर्स अलग अलग स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अलग आइडियोलॉजीज, अलग स्टेट्स पर एक कॉमन कंसर्न, एसआईआर का प्रोसेस। जब इतनी डाइवर्स पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम एक ही इशू पर कोर्ट जाती है तो सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर में कुछ हिल रहा है। अब अरविंद कुमार सिंह की पिटीशन का लीगल कोर काफी स्ट्रॉन्ग है। पिटीशन में कहा गया कि ईसीआई का नोटिफिकेशन आर्टिकल्स 14, 19, 21, 325 एंड 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है। मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम्स, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी और सबसे इम्पोर्टेंट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, सब पर सवाल खड़े हो जाते हैं। पिटीशन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 का भी रेफरेंस दिया गया है। ये भी चैलेंज किया गया है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उत्तर प्रदेश ने पॉलिटिकल पार्टीज को जो डायरेक्शंस इशू किए हैं वो भी आर्बिट्रेरी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उनका क्लियर आर्गुमेंट ये था कि द एसआईआर नोटिफिकेशन एंड ऑर्डर्स आर आर्बिट्रेरी एंड कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू इनोसेंट इलेक्टोरेट इन द स्टेट। उनका कहना है कि ये प्रोसेस डिसएनफ्रेंचाइजेस लैक्स ऑफ वोटर्स फ्रॉम इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड नहीं है, इसका मतलब होता है कि किसी इंसान से उसका सबसे बेसिक डेमोक्रेटिक हक छीन लेना। अब थोड़ा बैकग्राउंड भी समझना बेहद जरूरी है। इस वक्त स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सेकंड फेज चल रहा है 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। इसका स्कोप लगभग 51 करोड़ वोटर्स तक जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 का सेक्शन 19 क्लियरली कहता है कि एनी पर्सन हु इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल। अब 1999 में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ऑर्डिनरी रेसिडेंट का काफी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो होता है जो अ हैबिचुअल रेसिडेंट ऑफ दैट प्लेस हो और जिसके पास इंटेंशन टू ड्वेल परमानेंटली हो। कोर्ट ने ये भी ऐड किया था कि रेसिडेंट ऐसा हो जिसे एनी रीजनेबल मैन विल एक्सेप्ट हिम एज द रेसिडेंट ऑफ दैट स्टेट। अब इस इंटरप्रिटेशन के साथ जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन ने सालों तक प्रिज्यूम्ड सिटीजनशिप के प्रिंसिपल पर काम किया। मतलब अगर आप अडल्ट हो और रेसिडेंट हो तो बाय डिफॉल्ट आप वोटर हो। लेकिन करंट एसआईआर इस पूरी अंडरस्टैंडिंग को उल्टा कर देता है। अब चाहे आप पहले वोट कर चुके हो, आपको फिर से अपनी डिटेल्स वेरीफाई करनी पड़ेंगी, वो भी 2002-2005 इलेक्टोरल रोल्स के साथ मैचिंग के थ्रू। यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है। ये रोल्स मशीन रीडेबल नहीं है। नाम की स्पेलिंग, एज, सरनेम, स्पेशली शादी के बाद वुमेन के केस में थोड़ा सा मिसमैच भी नोटिस और डिलीशन का ट्रिगर बन सकता है। इस प्रोसेस का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उन लोगों पर पड़ता है जो पहले से वल्नरेबल है, वुमेन, माइग्रेंट्स, होमलेस पॉपुलेशन, जो लोग काम के लिए शहर बदलते रहते हैं, जो डॉक्यूमेंट संभाल के रखने की लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए ये प्रोसेस ऑलमोस्ट एक्सक्लूजन का इन्विटेशन बन जाता है। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट से उठकर सीधे सिटीजन पर डाली जाती है और ये मॉडल हमें पहले भी दिख चुका है। ये एक फैमिलियर टेक्नोक्रेटिक प्लेबुक है। वेलफेयर डिलीवरी में भी इसी लॉजिक का यूज होता है। फॉर्मूला सिंपल है, स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करती है, लोगों पर डॉक्यूमेंटेशन का बर्डन डालती है, ऑफिशियल्स को स्ट्रिक्ट टारगेट्स देती है, टाइमलाइंस शॉर्ट रखती है और फिर कंप्लायंस ना होने पर लोगों के राइट्स कट कर दिए जाते हैं और बाद में एफिशिएंसी के नाम पर नंबर्स शो किए जाते हैं। MGNREGA इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। लॉ के मुताबिक एवरी रूरल हाउस होल्ड इज एंटाइटल्ड टू वर्क।
2022 से पहले अकाउंट बेस्ड पेमेंट सिस्टम था जिसमें एरर्स लोकल लेवल पर फिक्स हो जाते थे। फिर गवर्नमेंट ने आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम्स मैंडेटरी कर दिया। कंडीशन सिंपल थी, आधार लिंक नहीं तो काम का हक नहीं। प्रोसीजर्स अनक्लियर थे, ऑफिशियल्स ओवरबर्डन थे और कई जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर्स पर डाल दी गई। जो वर्कर्स गांव में नहीं थे, जो माइग्रेट कर चुके थे या जो टेक्नोलॉजी से फेमिलियर नहीं थे, वो डेडलाइन मिस कर गए। टारगेट्स अचीव करने के प्रेशर में ऑफिशियल्स ने डिलीशन का शॉर्टकट यूज किया। एक ऑनगोइंग रिसर्च पेपर के मुताबिक ABPS मैंडेटरी होने के बाद डिलीट किए गए वर्कर्स में से लगभग 2/3 को अनविलिंग टू वर्क बताकर डिलीट किया गया है, जो कि लीगली इम्परमिसिबल है। अब SIR का लॉजिक इससे भी आगे जाता है। जब 2002-2005 के नॉन डिजिटल रोल से मैचिंग होती है तो छोटी सी डिस्क्रिपेंसी भी बिग कॉन्सिक्वेंस ला सकती है। इसके साथ साथ हमें याद है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप का एक्सपीरियंस, अटेंडेंस डिनाई हुई, नए फॉर्म्स ऑफ करप्शन आए और गवर्नमेंट ने खुद माना कि ऐप मिसयूज्ड और मैनिपुलेटेड हो रही है। सोल्यूशन, ऐप हटाने के बजाय एक और डिजिटल लेयर eKYC। अब स्ट्रिक्ट टारगेट्स, रिजिड टाइमलाइंस और ग्राउंड रियलिटीज को इग्नोर करने का रिजल्ट ये होता है कि एक्सक्लूजन एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल बन जाता है। जब फील्ड ऑफिसर्स को सिर्फ कंप्लीशन रेट से जज किया जाता है तो इंक्लूजन मुश्किल और एक्सक्लूजन ईजी हो जाता है। इस प्रेशर का ह्यूमन कॉस्ट भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ऑफिसर्स ने इस स्ट्रेस के चलते अपनी जान भी दे दी है। यहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट याद आता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब सिर्फ लॉ फॉलो करना नहीं, बल्कि इंस्टीट्यूशंस का फ्रेटर्निटी एंड इंक्लूजन को एम्बॉडी करना है। डेमोक्रेसी में इंक्लूजन नॉर्म होना चाहिए, एक्सक्लूजन एक्सेप्शन। लेकिन जब सिटीजन स्टेट रिलेशनशिप को इन्वर्ट कर दिया जाता है, जब लोगों से बार बार प्रूफ मांगा जाता है, तो ये मोरालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। अब व्यूअर्स, बात ऐसी है कि आज सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ एक नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं हो रही है। आज सवाल ये है कि क्या वोटर होना एक राइट है या एक कंडीशनल प्रिविलेज। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि SIR जैसे एक्सरसाइज के बजाय सोशल ऑडिट्स जैसे इंक्लूसिव मैकेनिज्म्स यूज किए जा सकते हैं, जहां वेरिफिकेशन हो लेकिन फियर के साथ नहीं। और अभी भी वक्त है। दिसंबर 18 को सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को सुनेगी, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जब वोट का हक वल्नरेबल होता है तो डेमोक्रेसी खुद वल्नरेबल हो जाती है। और जब हम पूछना बंद कर देते हैं कि क्या हमारे राइट सेफ है, तभी वो सबसे पहले छीन लिए जाते हैं। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय थी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन, कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।